नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आपकी बात में आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे केंद्र की उस गाइडलाइन की जिस पर प्रदेश की सरकारों को पूरी तरह पालन करने और चलने की ताकीद हुई। देश में कोरोना संक्रमण के गिरते ग्राफ के बीच में राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया की तैयारी। 1 जून से कई सारे राज्य हैं जो अनलॉक करने वाले हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब यह साफ साफ कह दिया है कि भले ही आंकड़ों में गिरावट दिख रही हो, कमी आई हो, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर अभी भी असरदार है। लिहाजा 30 जून तक कोरोना की तमाम पाबंदियां और वो गाइडलाइन जो अप्रैल में दी गई थी वो जारी है। इतना ही नहीं, केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अनलॉक की प्रक्रिया बहुत सोच समझकर हालात का सही आकलन करने के बाद लें। अब सवाल ये उठता है कि केंद्र के इस निर्देश के बाद गाइडलाइन का पालन जून में करने को लेकर क्या जून के महीने तक लॉकडाउन जारी रहेगा? लॉकडाउन के पीछे स्वास्थ्य विभाग का तर्क दरअसल है क्या? सवाल यह भी कि अब राज्य सरकारें केंद्र के फरमान पर अमल किस तरह करेंगी। चर्चा करेंगे इस पर, पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर पर ब्रेक लगाने कई राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। उसी का नतीजा है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पहले से थोड़ी कम हुई है। रिकवरी रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन जरा सी लापरवाही अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने पहले से जारी सख्ती को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइन 29 अप्रैल को जारी की गई थी, अब उसे 30 जून तक पूरे देश में लागू रखा जाएगा। ये दिशा निर्देश पिछले महीने की तरह ही हैं। इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की सीमा तय करने का अधिकार राज्यों के पास है। जिन राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा और अस्पताल 60% क्षमता से ज्यादा भरे हों, वो इलाके संवेदनशील माने जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी ढील सोच समझकर और हालात का आकलन करने के बाद दी जाए। केंद्र की नई गाइडलाइन इसलिए भी अहम है क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य अनलॉक की तैयारी में जुटे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में छूट देने का ऐलान किया। हालांकि मॉल और सिनेमा हॉल को अभी भी बंद रखने का फैसला किया है, जबकि शादी समारोह के आयोजन में छूट देने पर सहमति बन गई है और इसमें अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की छूट होगी। धार्मिक स्थलों पर पुजारियों के साथ कुछ ही श्रद्धालु आरती में शामिल हो सकेंगे। अब जब केंद्र से नया आदेश जारी हो चुका है, तब अनलॉक की प्रक्रिया पर एक बार फिर से राज्य सरकार विचार कर सकती है। केंद्र की गाइडलाइंस को पूरी तरह से ध्यान में रखकर कोरोना का जो गाइडलाइन है, उन सारी बातों को ध्यान में रख कर के ही निर्णय सरकार करेगी। और सरकार ने किए हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया भी कितनी करना है कि जिसके कारण से कोई पुनः ऐसी परिस्थिति न बने कि फिर से ये जो संकट है वो संकट बढ़े। इसलिए मध्य प्रदेश की सरकार इसमें बहुत संवेदनशील है और अलर्ट होकर के जो आवश्यक निर्णय होगा वही करेगी। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर में आई गिरावट के बाद भूपेश सरकार ने लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया। रायपुर, दुर्ग समेत ज्यादातर जिले अनलॉक हो गए हैं। हालांकि जिन जिलों में संक्रमण दर 8% से अधिक है, उन्हें अभी अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि इसका अध्ययन कर लागू किया जाएगा। शुरू से ही जो प्रावधान रहे हैं वो यही रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो भी डायरेक्शंस आएंगे उनको हम डाइल्यूट नहीं कर सकते, उनको हम कमतर नहीं कर सकते और मजबूत बना सकते हैं। तो जो भी गाइडलाइंस आए हैं उनका पाठन करेंगे और उस हिसाब से उसको लागू करेंगे। बहरहाल दोनों राज्यों में पिछले कुछ दिनों में संक्रमण के मामलों में गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 2.56% है, तो छत्तीसगढ़ में 4.3% संक्रमण दर है। जरा सी चूक फिर से हालात को बिगाड़ सकती है, ये दोनों सरकारें जानती हैं। यही वजह है कि केंद्र ने 30 जून तक सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या लॉकडाउन ही कोरोना से जीतने का एकमात्र विकल्प है? क्या राज्य लॉकडाउन में ढील देने की स्थिति में नहीं है? क्या जून महीने तक लॉकडाउन बढ़ाने से दूसरी लहर का खतरा पूरी तरह खत्म हो पाएगा? सवाल ये भी, क्या केंद्र की नई गाइडलाइन का पालन करेंगी राज्य सरकारें? जाहिर तौर पर सवाल कई हैं जो केंद्र सरकार के फैसले के बाद उठ रहे हैं। जाहिर तौर पर इस फैसले का सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं, 1 महीने और लॉकडाउन को लेकर कितनी तैयार है जनता।
मेरा मतलब यही है कि अभी इसको जो है आंशिक रूप से भी ना खोलते हुए थोड़ा सा खोले बंद करें, बार बार खोलना बार बार बंद करना मेरे मतलब सही नहीं लगता मुझे। 100% जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन जारी किया उसका लागू होना चाहिए और उस पर सभी को फॉलो करना चाहिए। और ये जवाबदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम आम जनताओं की भी जवाबदारी बनती है। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसको बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और उसका क्रियान्वयन भी करते समय उसमें सावधानी बरतना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, पालन तो करना चाहिए सभी को, जो सरकार जो भी गाइडलाइन कर रही है। तो कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जहां राज्य सरकारों ने अनलॉक के प्लान तैयार किए हैं, अनलॉक की परिस्थितियां, अनलॉक को लेकर कहां और किस तरह की ढील या छूट दी जा सकती, इस पर विचार शुरू हो गया। काम धंधों को कैसे जारी रखा जाए, इस पर विचार शुरू हो गया। इन सब के बीच में केंद्र सरकार का जो नया निर्देश है वो साफ तौर पर कहता है कि अभी भी दूसरी लहर का खतरा पूरी तरह टला नहीं है और जो कुछ भी जून में करना है इसको लेकर 29 अप्रैल को जो स्थिति थी वही की वही आगे जारी रखी जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो अप्रैल में केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक जो इलाके संक्रमित हैं वहां माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, जहां संक्रमण की दर 10% या उसके ऊपर है उन इलाकों को लॉक रखा जाए। और इसके अलावा भी कई सारे नियम या गाइडलाइन उनका पालन पूरे जून के महीने में करना ही होगा। तो दरअसल ये साफ तौर पर एक निर्देश है कि अभी भी रियायतें, ढील या छूट इस तरह से ना दे दें कि आने वाले वक्त में ये भारी पड़ जाए, क्योंकि इस समय सारे देश में एक तरफ टीकाकरण और दूसरी तरफ दूसरी लहर के कहर को आकलन करने का काम चल रहा है। हमारे साथ में आज एक बड़ा ही प्रबुद्ध और समृद्ध पैनल जुड़ रहा है जिसमें अपने अपने फील्ड के महारत रखने वाले लोग हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी का जो विपक्ष की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में निभा रही है हमारे साथ जुड़ गए। नवनीत शुक्ला साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं जो कि अध्यक्ष हैं हॉस्पिटल बोर्ड के। केदारनाथ गुप्ता जी हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में। आप सबको नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। और कोविड काल में ये जो बड़ी महत्वपूर्ण मोड़ के ऊपर आ चुका है हर एक प्रदेश, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले 1 घंटे तक। सबसे पहला सवाल डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से, क्योंकि वो डॉक्टरी प्रोफेशन से तमाम अस्पतालों से सीधे तौर पर जुड़ते हैं और जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको भी बारीकी से समझते हैं। डॉक्टर गुप्ता, पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से केंद्र ने अब ये कह दिया है कि पूरे जून आपको ढिलाई के बारे में उन गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते ही सोचना है जो कि अब पूरे जून में वैसी जारी रहेंगी जैसी अप्रैल की स्थिति थी, क्या समझें इसे? पुनीत भाई, बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। केसेस की संख्या कम होनी शुरू हुई है, संक्रमण दर कम है, लेकिन इससे बहुत निश्चितता की स्थिति नहीं रहनी चाहिए कि हम ये समझें कि कोरोना लहर 2 को हमने पार कर लिया है। जब सामाजिक गाइडलाइन खुलेंगी, लॉकडाउन खुलेगा, रोजी रोटी कमाने वालों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन उसी स्थिति को हमको एक साथ तौलना है कि हम कितनी छूट दे सकते हैं और संक्रमण दर को काबू में रखने के लिए लॉकडाउन को कितना खोल सकते हैं। अभी केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई है, मुझे लगता है कि उसमें गुणात्मक परिवर्तन की जरूरत है। जो लोग इतने दिनों से अपने घरों में बैठे हैं, रोजी रोटी कमाने वाले हैं, उनकी रोजी रोटी का ख्याल भी जन कल्याणकारी सरकारों को करना है। साथ ही साथ जनता के मन में यह स्थिति या मनस्थिति नहीं बननी चाहिए कि कोरोना संक्रमण लहर को हम पार कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि केसेस की संख्या कम हुई है, लेकिन उतने ही प्रतिशत में मृतकों का आंकड़ा बना हुआ है। मैं समझता हूं कि खतरे की घंटी यही है। यह बताता है कि अभी भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस की संख्या से अस्पताल भरे हुए हैं। आपने बताया कि 60% के आसपास अस्पताल हैं, लेकिन गांवों में संक्रमण की दर उत्तर भारत के राज्यों में बहुत चौंकाने वाली है। मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रख के लॉकडाउन खोलना होगा और एक समान लॉकडाउन यदि पूरे राज्यों में लगे तो किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति नहीं आएगी। अभी पूरे उत्तर भारत के राज्यों में संक्रमण दर बनी हुई है, 4% के आसपास छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दूसरे राज्यों में इससे कहीं ज्यादा है। छत्तीसगढ़ संक्रमण दर रोकने में कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन मैं समझता हूं कि आवागमन और गांव में रोजी रोटी का इंतजाम दोनों को एक तौलना होगा गुण और दोष के आधार पर। उसके बाद ही लॉकडाउन खोलने की स्थिति होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि
राज्यों से यदि विचार विमर्श करने के बाद पूरे लॉकडाउन पे कोई समान रणनीति बनाई जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहरहाल जो स्वास्थ्य विभाग में सारी चीज़ें हो रही हैं, कोरोना संक्रमित मरीज सुदूर अंचलों से आ रहे हैं, वो चिंता वाली बात है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में वहां संक्रमण की दर कम हो तभी लॉकडाउन खुले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डॉक्टर गुप्ता, अभी इस समय जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में परिस्थितियां हैं, चाहे रिकवरी दर के हिसाब से देखें आप या फिर आप संक्रमण दर के हिसाब से देखें, मृत्यु के बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा। मध्य प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, लेकिन वहां और यहाँ मृत्यु के जो आंकड़े 24 घंटे के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये तकरीबन एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो क्या ऐसे में अनलॉक के बारे में सोचना या राज्य में छूट के बारे में सोचना क्या मुफीद वक्त है? देखिए, अनलॉक के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जनता उसको कैसी मनस्थिति में लेती है। जहां अति निश्चितता की स्थिति आती है, कोई भी प्रशासन बगैर जनता के सहयोग से लॉकडाउन को खोलने के बाद सहयोग की स्थिति न हो तो उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। हमने देखा कि लगातार पिछले 1.25 साल से जो बातें हमें सामाजिक गाइडलाइन के तहत सिखाई गई, उसमें मास्क तक का पालन भी बाजारों में नहीं हुआ। इसके कारण जो त्योहार हुए या त्योहारों के समय खरीदारी हुई या फिर लोग बहुत अति निश्चितता की स्थिति में आपस में मिलने जुलने लगे, उसके कारण कोरोना संक्रमण लहर दूसरी आ गई थी। जितना भी हो, कोई भी कानून, कोई भी सरकार जनता को इस बात के लिए बहुत बाध्य नहीं कर सकती है कि वो सामाजिक गाइडलाइन का पालन करें। बगैर सामाजिक सहयोग से हम लॉकडाउन उठाने के बाद अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को समझाने में सफल हों कि लॉकडाउन इसी शर्त पे खोला जा रहा है कि आप सामाजिक गाइडलाइन का पालन करेंगे। सामाजिक गाइडलाइन का पालन करने के साथ वैक्सीनेशन के अभियान को बहुत तेज गति देने की जरूरत है, बशर्ते टीके की मात्रा या टीके की संख्या राज्य सरकारों को उतनी ही उपलब्ध कराई जाए जितना वो टीकाकरण की गति देने में कामयाब हो। छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा था टीकाकरण में, सामाजिक गाइडलाइन में भी छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ उन आदर्श राज्यों में रहा जिन्होंने न केवल सामाजिक गाइडलाइन का पालन किया, बल्कि जब 45 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग में टीकाकरण हो रहा था तो छत्तीसगढ़ छोटे राज्यों में सबसे आगे रहा और उसने एक बहुत अच्छे प्रतिशत में टीकाकरण में सफलता पाई। गाइडलाइन में ढिलाई तभी होनी चाहिए जब हम एक समान तराजू में सामाजिक गाइडलाइन का पालन करें और टीकाकरण को गति दे सकें। तभी हम समझेंगे कि हमारा लॉकडाउन उठाना सफल रहा और लोग इस बात को समझने में कामयाब रहे कि लॉकडाउन के पालन के साथ टीकाकरण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, हमारे साथ में भूपेंद्र गुप्ता जी हैं मध्य प्रदेश से, कांग्रेस पार्टी से। भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। क्या लगता है आपको, एक तरफ जहां 1 तारीख से अनलॉक के प्लान पर काम चल रहा है, अब केंद्र ने साफ कह दिया है कि जून में भी आपको वही सारी गाइडलाइन का पालन करना है, मध्य प्रदेश की स्थिति आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जो ये बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे बहुत ही उचित बात कर रहे थे और मैं उस बात से जो है अक्षरशः सहमत हूँ। सरकारों को ये वातावरण नहीं बनाना चाहिए लॉक खोलने के साथ, अनलॉक करने के साथ कि वो जीत गए। ये जो देश में जीत गए का वातावरण बनाया गया, उसके कारण लोगों के अंदर एक जो है फॉल्स कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि अब तो कोरोना चला गया है और उन्होंने दुनिया फतेह कर ली कि जो ये बातें हुई उससे भी एक बड़े तरह तेजी से इसको लोगों को जो है इसका उल्लंघन करने का अवसर मिला। ये बात इनकी बहुत अच्छा सुझाव मुझे लगा कि ये प्रचारित होना चाहिए कि इस आशय के साथ आपको अनलॉक किया जा रहा है कि अगर आप गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आपको फिर से उन्हीं परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, खतरा खत्म नहीं हुआ है। सरकारों को इस बात का संयम रखना पड़ेगा। अपनी पीठ ठोकने के लिए और पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए सरकारें जो काम करती हैं, विशेषकर जो है हमारी केंद्र सरकार ने जो किया था पिछली बार, उसके दुखद परिणामों में से एक ये परिणाम है। तो ये इस बार संयम बरतना चाहिए सरकारों को। और जनता सीख चुकी है, इतनी मौतें हुई हैं, इतनी ज्यादा संख्या में लोगों को नुकसान हुआ है, पारिवारिक रूप से क्षति हुई है कि जनता को अब समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार
सरकारों को संयम रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरी चीज, निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है कि वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जाए और बड़ी संख्या में उपलब्ध करवाया जाए राज्य सरकारों को। और ये जब वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा तो लोग बहुत तैयार हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। जिस सेंटर पर 1000 लोग पहुंचते हैं वहां पर 100 वैक्सीन लग रहे हैं, तो लोग 900 लोग अभी भी तत्पर हैं। तो ये वैक्सीनेशन जितनी तेजी से होगा उतनी तेजी से जो है परिस्थितियां नॉर्मलाइज होंगी और उसमें जो है हमारी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। आज जो है एक बड़ा संकट सामने ये है कि जो एक आर्थिक विपन्नता लोगों के बीच में आई है, सारे लोगों को जो है अस्पतालों में जो लोग लुट गए हैं, उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, वो तो जब तक वो श्रम नहीं करेंगे, जब तक वो जो है आर्थिक गतिविधियां स्टार्ट नहीं होंगी, तब तक उनके जीवन की स्थिति बहुत दुखद और त्रासद है। और इसलिए जो है ये खोलना भी जरूरी है, लेकिन इस हिदायत के साथ खुले कि अगर जो है पालन नहीं हुआ सारी गाइडलाइंस का तो वापस ये लग सकता है। और जनता को उसके लिए जो है हमें मोटिवेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। किस तरह से उनका रीएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इसके लिए सरकारों को अब तत्काल योजना बनानी चालू करना चाहिए, क्योंकि केवल लॉकडाउन खोलने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। और वो व्यवस्था सरकार करेगी तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सुखद होंगे। और जो आज एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में जिस तरह से कटिबद्ध होकर समाज इससे जो है लड़ रहा है, उससे हम पार पा पाएंगे। चलिए, केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। केदार जी, दोनों जगह की परिस्थितियां, बल्कि सारे देश की परिस्थितियां सामने हैं और जो दोनों पैनल में साथी हैं वो ये बात अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ये भाव नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, किसी की भी सरकार हो, कि अभी आप जंग जीत गए। ये क्योंकि जब जब भाव आया है तब तब लोगों को दोबारा से विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ी हैं। अब जो नई गाइडलाइन है केंद्र की, या पुरानी गाइडलाइन को पूरे जून भर लागू रखने का जो नया निर्देश है, इसको किस तरह से देखते हैं आप प्रदेशों के लिहाज से और स्थितियों के लिहाज से? देखिए, निश्चित रूप से जो संकट पूरे देश ने पिछले अप्रैल में 5 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में जो संकट को देखा है, मैं तो समझ रहा हूँ कि वो एक मानव जाति के लिए जीवन के पतझड़ जैसा था। जी, हर वक्त फोन आते थे और किसी को ऑक्सीजन नहीं है, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल फुल है, और इतनी प्रकार की समस्याएं हम इतने जल्दी कैसे भूल जाते हैं। मैं तो पहले धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को कि आप इसके बारे में आप दूसरी बार समीक्षा कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने समीक्षा की थी, और जितनी इसकी समीक्षा होगी और जनता इसको स्पष्ट रूप से सुनेगी, समझेगी और पुराने चीजों को याद रखेगी, तो आने वाला समय कुछ हमारे लिए सुरक्षित हो सकता है। तो वो उसको हम 15 दिन में भूल गए। अब फिर वही आना जाना, उठना बैठना, चाय पानी नाश्ता, सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके, मास्क को खत्म करके देख रहे हैं। हम लोग भी बाहर जा रहे हैं तो ये चीजों को देख रहे हैं, मास्क लगाया है तो नाक के नीचे है। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक दायित्व है, मैं तो ये कहूंगा कि अग्रवाल समाज, जैन समाज, सिंधी समाज, अन्य समाजों ने जो आगे बढ़ बढ़कर इस समय सेवा का काम किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर है, रेमडेसिविर है, अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, आरएसएस ने काम किया था, भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के रूप में काम किया था, भोजन पहुंचाया था, इन सबको लगातार फिर से वो संदेश देने का काम करना चाहिए कि हम कोरोना से जीते नहीं हैं, कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, ये संदेश देना पड़ेगा। और कोरोना के साथ जीना है तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और साथ में सैनिटाइजर, ये बहुत मस्त है। आप अगर अनलॉक किया आपने तो ये कंपल्शन होना चाहिए कि हर दुकान में सैनिटाइजर की बोतल कस्टमर के लिए सार्वजनिक रूप से दुकान के बाहर दिखनी चाहिए, रहनी चाहिए, ताकि वो सैनिटाइज कर सके और आपके कर्मचारी भी थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज हो सके। दूसरा कि बिना मास्क के अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसे सामान ना दें। ये व्यवस्था दुकानदारों को भी, जैसे पेट्रोल पंप में था कि पेट्रोल भराने जाएंगे, मास्क नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, ऐसी व्यवस्था को हमें बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से 17 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को इस बात से अवगत कराया था कि सेकंड वेव आ सकती है और उसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। परंतु सब हम लोग, वो बात मन में थी कि अब कोरोना चला गया और बहुत ज्यादा उसके लिए हम लोगों ने प्रिकॉशन नहीं लिया और उसका भुगतान पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ा।
इसलिए मैं चाहूंगा कि जो अभी हम लोगों ने तैयारी की और इस जंग से हम जीत कर नहीं कहूंगा, सुरक्षित होकर बाहर आए हैं और सुरक्षित बाहर खड़े हैं, उन व्यवस्थाओं को खत्म नहीं करना चाहिए। जो बेड्स बढ़ाए हैं उसको बेड्स को बढ़े रहना चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक को लोकल लेवल में कैसे मैनेज किया जाए, सरकार को इस बात की भी चिंता करना चाहिए। और प्रधानमंत्री केयर से 2000 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगने हैं, हर जिलों में, तो हर जिलों में उसकी चिंता करके वो ऑक्सीजन प्लांट लगा लेना चाहिए। उसमें फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री राहत कोष से वो फंड उपलब्ध हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम चिंता करेंगे, जैसे कांग्रेस के हमारे सभी नेतागण इस बात की चिंता कर रहे हैं, और निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा से ऊपर उठकर हमारे देशवासियों की, प्रदेशवासियों की जान की चिंता करें और सामाजिक दायित्व। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने एक आग्रह किया था प्रशासन से, शासन से, आज फिर करता हूं कि जब लॉकडाउन होता है तो पुलिस विभाग के सारे अधिकारी लॉकडाउन को पालन कराने के लिए सड़कों पे रहते हैं। मैं उनको बधाई दूंगा, बहुत मेहनत किया पुलिस विभाग ने। नगर निगम के कर्मचारी बाहर रहते हैं, परंतु जब अनलॉक होता है तो वो सिस्टम को क्रिएट करने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था बाजारों में, शहरों में दिखती नहीं। ये थोड़ा सी एक सुझाव है मेरा, और जब कोई दिखता नहीं तो मन में दुख भी होता है कि अगर बहुत भीड़ है तो कहीं ना कहीं पुलिस के सिपाही और अधिकारी थोड़े देर में चक्कर मारे, राउंड मारे, नगर निगम के अधिकारी और होमगार्ड्स के हमारे जवान रहते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाए। जहां भीड़ दिखे तो वो भीड़ को थोड़ा सी सोशल डिस्टेंसिंग आदर पूर्वक मना करें, तो मुझे ऐसा लगेगा एक अच्छा संदेश भी जाता है कि मानव जीवन में सब लोग एक दूसरे की चिंता कर रहे हैं। और सैनिटाइजर दुकान में होना चाहिए, बिना मास्क। मुझे याद है केदार जी, आपने ये बातें कही थी, और ये बहुत ही एक सुखद बात है कि इस जिम्मेदारी को निभाने को लेकर के जो आपका आकलन है वो बिल्कुल ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जब सख्ती करने के निर्देश ऊपर से होते हैं तब हम इतना परेशान होते हैं, लेकिन थोड़ी राहतों में शायद हम उनको भुला देते हैं। इसी पॉइंट के ऊपर वरिष्ठ पत्रकार जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं, नवनीत शुक्ला साहब, लंबा तजुर्बा रखते हैं। नवनीत जी, एक नहीं दो लहर हमने देखी है, और अभी भी देश की सरकार, देश का स्वास्थ्य महकमा ये कह रहा है कि ये लहर पूरी तरह गई नहीं है। अभी भी आप चिंता से मुक्त ना हो जाइए। एक तरफ अनलॉक को लेकर खबरें, दूसरी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहली लहर के बाद कहीं ना कहीं सरकारें और लोग दोनों के बीच में किसमें ज्यादा भाव आ गया कि अब ये सब चला गया और खत्म हो गया, जिसका खामियाजा भुगता। इस बहस से ऊपर उठकर दोनों पक्षों को समझना होगा ये भाव जगह कौन रहा है, पैदा कहां से होता है कि सब खत्म हो गया और हम जीत गए। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमारे राजनेता खुद ही कहने लग जाते हैं कि अब हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। मुझे याद आता है कि शायद सितंबर महीने में प्रधानमंत्री जी का ही भाषण था कि अब राष्ट्रीय स्तर पर जब उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं, ये उनके शब्द थे, और हम कोरोना की लड़ाई जीत चुके हैं और हम अब इसके बाद में बहुत कुछ आगे करेंगे। तो होता ये है कि जब हम ऊपर से भ्रम पैदा होता है तो नीचे तक सब जगह भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सेकंड वेव को लेकर पहले से ये डॉक्टर्स कह रहे थे कि सेकंड वेव जब भी आएगी उसके पहले हमें तैयारियां करना पड़ेगी, पर चूंकि इतना ढीला हो गया था पूरा मामला कि लोगों को लगा कि अब हम बाहर आ गए, सभी गलती थी उसमें, शासन प्रशासन, आम लोगों को भी लगने लगा कि नहीं अब कुछ नहीं बचा होगा। और यह वेव इतनी घातक हो गई कि मैं सोचता हूँ हर चौथा आदमी तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए या रेमडेसिविर के लिए या अपने घर में किसी की लाश ठिकाने लगाने के लिए, जलाने के लिए परेशान रहा। इस बीमारी को इतने भयावह रूप में पहली वेव से दूसरी वेव में देखने के बाद लोग बुरी तरह डर गए। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि हम अभी भी, मैं आज भी डॉक्टरों से मैंने बात की है, डॉक्टर्स मेरे से कह रहे हैं कि अभी भी आप ये मान के चलिए कि हम दूसरी लहर के बाद में यहाँ, जैसे मैं अगर इंदौर की बात भी करता हूँ आपसे, तो मैं कहता हूँ कि इंदौर में कम से कम 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो 5 या 6 दिन से ज़्यादा का अनाज नहीं खरीद सकते, सामान नहीं खरीद सकते। 10 दिनों से आपने उनको घरों में इस कदर बंद कर रखा है कि वो अपना सामान तक तो खरीदना तो बहुत दूर की बात है, अब उनके खाने के लाले पड़ने लगे हैं। और सड़कों पर शाम को, जब शासन की तरफ से तो खाने की व्यवस्था बहुत बेहतर है नहीं, पर सड़कों पर जब शाम को खाना बढ़ता है कारों से, मैं देखता हूँ ऐसी लाइन लग जाती है भूखे लोगों की। और जब मैं कुछ लोगों से मैंने बात भी की तो कुछ लोगों ने कहा कि साहब हमारे पास काम ही नहीं है, तो अब हम क्या करें, शाम को ये खाना ले आके हम खा रहे हैं। आप 15 दिन नहीं 2 महीने का लॉकडाउन लगाइए, पर सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो गरीब परिवार हैं, जो झोपड़पट्टों में रह रहे हैं, जो लोग रोज़ काम काज करते हैं,
क्या उनके लिए बेहतर खाने की व्यवस्था, उनके परिवार की व्यवस्था कर सकते हैं। सक्षम लोगों के लिए हमारे यहाँ सारी व्यवस्था है, पर हमारे यहाँ गरीबों के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे अभी इंदौर में लॉकडाउन में कहा गया उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कि होम डिलीवरी होगी किराने के सामान की। मुझे आप बता दीजिए किसी गरीब बस्ती में 600 रुपये का सामान कौन होम डिलीवरी करने आएगा। मतलब आप जिस प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं, आप उनका परिपालन बेहतर कैसे हो सकता है, उस पर भी सबको ध्यान दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का प्रयास बहुत ईमानदार है, उनके प्रयास में कोई कमी नहीं कि शहर प्रदेश जितनी जल्दी से जल्दी बाहर हो सके इस बीमारी से। पर शहर के डॉक्टरों का कहना यह है कि लॉकडाउन किसी भी बीमारी का स्थायी इलाज नहीं हो सकता। सबसे बड़ी ताकत होगी कि आप वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जितनी जल्दी से जल्दी चला सकें, तभी हम लोगों को बाहर निकाल पाएंगे। जिन देशों ने वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया वे आर्थिक आधार पर तेजी से निकलने लगे हैं, हम अभी बीमारी से ही लड़ रहे हैं। जैसे इंदौर का उदाहरण मैं फिर दे रहा हूँ आपको, 6 लाख टीके लगाने की क्षमता है एक दिन में। हमारे यहाँ 15,000 टीके आ रहे हैं रोज। आप बताइए मेरे को, 31 लाख की आबादी अगर मैं 2011 के आंकलन से करूं, जो उसके बाद तो मतगणना हुई नहीं, अभी 35 लाख मान लेता हूं, तो आप बताइए कि 15,000, 20,000, 25,000 अगर रोज लगे भी तो आपके 2 साल निकल जाएंगे टीके लगने में। और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो टीका आपने लगवाया इसका प्रभाव 6 महीने से ज़्यादा नहीं है। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मुझे लगता है कि सरकार सबसे पहले वैक्सीनेशन की तरफ बढ़े, जो सबसे ज़रूरी काम है। और दूसरा ये है कि रोजगार के अवसर खोलने पड़ेंगे आपको। आप लगातार लोगों को घर में बंद नहीं रख सकते। आप प्रयोग कर रहे हैं और लोग 1 से 2 महीने तक इंतज़ार कर रहे हैं। आप बताइए 2 महीने हो चुके हैं लोगों को लॉकडाउन में। किसी का भी धैर्य होगा। सक्षम आदमी की हालत भी ये है कि अब उसकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि अब वो आज की तारीख में खड़े होने की स्थिति में नहीं आएगा। बहुत सारे जैसे मैं आप घड़ी बात करूँ इंदौर को, ठीक नहीं, पर आपको आश्चर्य होगा कि 60% दुकानें जो शहर में कारोबार करते थे उनके शटर बंद होकर वहाँ बोर्ड लग गए कि जगह किराए से देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो कारोबार यहाँ चालू नहीं होंगे। तो इन सब के पीछे एक निर्धारित प्लान बहुत ज़रूरी होगा। और तीसरी बात जो है कि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि 3rd वेव जो आने वाली है बच्चों के लिए आएगी जी। हमारे यहाँ लेवल 1 और लेवल 2 का एक भी अस्पताल नहीं है। अभी तक डॉक्टरों की पीडियाट्रिक बच्चों की एक भी टास्क फोर्स नहीं बनाई गई है। बच्चों को कौन से प्रोटोकॉल में कौन सी दवाइयाँ लगेगी इसके बारे में अभी तक कोई परिपत्र नहीं है। रेमडेसिविर बच्चों के अलग आते हैं, उन्हें कैसे लगने हैं इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक कहीं पर भी नहीं है। इंदौर में तो बच्चों के अस्पतालों का भगवान ही मालिक है। मैं अगर यूँ कहूँ कि इंदौर में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जो 6 से 8 साल के बच्चों के लिए PICU बना के काम करता हो। मतलब ICU हैं पर PICU जो पीडियाट्रिक बच्चों के लिए हैं, क्योंकि 6 से 12 के अलग होंगे, 12 से 18 के होंगे। अमेरिकी रिसर्च भी ये बात कह रहा है कि 18 से 20 साल के बच्चे तीसरी वेव में सबसे ज़्यादा आएंगे। भगवान न करे कि ये स्थिति आए, पर डॉक्टर तो ये करे कि दूसरी वेव भी ख़त्म नहीं है। जैसे ही आपकी ख़त्म होगी, जब तक आपके पास वैक्सीनेशन के प्रभाव कम होंगे। और अभी अस्पताल में अगर आप पता लगाएंगे तो जो पहली बार बीमार पड़ चुके थे, दूसरी बार वो वापस अस्पताल पहुंचने लगेंगे फिर से कोरोना के मरीजों के जी। इसका क्या कारण हो रहा है? इसका कारण ये हो रहा है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बेहद धीमी है। मैं तो आग्रह करूँगा कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को जितनी जल्दी से जल्दी हम बढ़ाएंगे, उतनी तेज़ी से ही हम इस शहर को और प्रदेश को हम बाहर निकाल पाएंगे। और भूपेश जी ने भी कहा, मैं समझता हूँ गुप्ता जी भी बात कह रहे थे कि निश्चित रूप से अगर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चले, मास्क लगा के लोग दुकानों पे, अब अभी जैसे जैसे अनलॉक होगा किरानों की दुकान पे और सब्जियों पे कि संभाले नहीं संभलेगी। आपको इसके लिए प्लान करना पड़ेगा। आपको पहले से अलग अलग तैयारियां करना पड़ेगी। लोगों के घरों तक ही सामान पहुंचने की स्थिति बन जाए, भले ही वो फुटकर में धीरे धीरे जाए सामान। हर वार्ड में आप जो है खुद दुकानों को खुलवा दीजिए कि भाई आप अपनी दुकान पे मेंटेन करिए। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। कैलाश वर्गीय जी की नंदा नगर में एक शॉप है उनकी, काकी जी के नाम से बड़ी फेमस शॉप है। साल भर में एक आध बार कैलाश जी भी शॉप पे बैठते हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन व्यवस्था लगाई, मैं 2 बार कलेक्टर साहब को भी बोल चुका कि जब कैलाश जी की यहाँ व्यवस्था हो सकती है तो हम पूरे शहर में क्यों नहीं लगा सकते। उनकी दुकान के बाहर उन्होंने 2 कोठियाँ लगा रखी हैं। जिसे भी सामान चाहिए वो उस कोठी में स्लिप डाल जाता है। 2 घंटे बाद या 6 घंटे बाद उसका सामान निकालने के बाद उनके यहाँ से आदमी फ़ोन करता है कि आपका 11 बजे सामान निकला रहेगा, 11 से 11:05 के बीच में आके ले जाइएगा। और इतना डिस्टेंस मेंटेन होता है उनके यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ शायद 500 से 600 लोग सामान ले जाते होंगे। एक बार भी आपको दुकान पे नहीं लगा कि 4 आदमी खड़े हो गए। तो क्या हम इस बहुत बड़ी बात आप यहाँ कह रहे हैं, देश में लागू नहीं कर सकते कि भाई आप इस प्रक्रिया में शॉप ले, गारंटी दुकान की खुद गारंटी। जी जी, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। और आपने जितने भी बिंदु रखे हैं, जितने भी पॉइंट रखे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल।
और रही बात जैसे अगली वेव की तैयारी की है, वैक्सीनेशन की, अब इसी पर मैं बात करूंगा क्योंकि आज ही रियलिटी चेक भी किया है ऑक्सीजन प्लांट्स जिनका बीच में इतना टूटा था, कमी थी, जिनको लेकर दावे हुए और जमीन पर देखने के बाद में क्या परिस्थितियां पूरे दिन भर IBS 24 ने अपने दर्शकों को दिखाया बड़े बड़े शहरों में जहां पर ये दावे थे कि बन रहे हैं, बन गए हैं और बनकर तैयार मिलेंगे आपको, लेकिन वहां की परिस्थितियां, इन पर भी बात करेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब, मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम अगली वेव और इस वेव में और एक महीना सख्ती के लिहाज से देखें, सरकार का कामकाज सबके सामने है, दावे अपने सबके सामने है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, प्लांट्स को लेकर क्या हालात हैं, ये भी हमने देखा है और बहुत सी सही बातें नवनीत शुक्ला जी ने कही हैं क्योंकि अगर घरों में बंद लोगों को रखते हैं तो भी बहुत दिक्कतें हैं और अगर हम खोलते हैं तो ये जो तुरंत के हमने सब कुछ पा लिया, ठीक कर लिया, बेहतर हो गए, निकल आए, ये भाव जो है वो लोगों को फिर बीमार बना देता है, फिर घरों में लॉक करने पे मजबूर कर देता है। किस तरह की स्थिति मध्य प्रदेश में पाते हैं और क्या सुझाव देते हैं? देखिए, बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक सुझाव जो है बातचीत अभी नवनीत जी ने की, उन सारी बातों से असहमत हुआ ही नहीं जा सकता। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है, लगभग 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मध्य प्रदेश को जो है PM केयर फंड से मिले हैं। APSA और PSA मशीनें लगाई जा रही हैं ऑक्सीजन की। अब ये मशीनें जो है अभी जैसे कल जो है मऊ में एक मशीन का उद्घाटन की, बहुत उतावली में थे नेता लोग फोटो खिंचवाने की, तो वो मशीन जो है ट्रिप हो गई और आज स्थिति है कि वो ऑक्सीजन मशीन खराब हो गई। तो ये परिस्थितियां एन मौके पे ना बिगड़े और एन मौके पे ना पैदा हो, इसकी तैयारी आज से होनी चाहिए। अगर ये जो समय हमें मिल रहा है, ये समय इस बात की दुरुस्ती में होना चाहिए कि 95% प्योर ऑक्सीजन चाहिए पेशेंट को मेडिकल यूज के लिए। क्या ये जो PSA मशीन्स हैं वो 95% प्योर ऑक्सीजन दे पा रही हैं, नहीं दे पा रही हैं? इनकी प्योरिटी की जांच हो जाए, नहीं तो जब बच्चों को ये ऑक्सीजन दी जाएगी, बहुत सारी कैजुअलिटी जो है इसके कारण भी होंगी कि मशीन आधे रास्ते में बिगड़ गई, मशीन आधे रास्ते में खराब हो गई। अभी जो है कि एक खबर हमने अखबार में पढ़ी थी कि कुछ मशीनें जो है इतनी फॉल्टी मशीन सप्लाई हुई हैं कि उनसे 38% से लेके 48% प्योर ऑक्सीजन मिल रही है। ये खतरनाक भी स्थिति हो सकती है। दूसरी चीज, जो वेंटिलेटर्स आए हैं, उन वेंटिलेटर्स में भी बहुत खराबियां हैं। कई मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स को ये कहना पड़ा कि इन वेंटिलेटर का उपयोग करेंगे तो मौत पक्की है। तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करके, रिपेयर करके और अप टू डेट रखने का ये समय है। इसकी तैयारी प्रशासन में एक पूरे का पूरा अमला इस काम में लगना चाहिए कि जिस दिन हम किसी क्राइसिस में, नई क्राइसिस में फंसे, कोई नई वेव आए, उस दिन हमारे पास ये सारी मशीन, सारे ऑपरेटर्स चाक चौबंद हों और इनका जो है डिप्लॉयमेंट हो। कहाँ पर कैसे होना चाहिए, गांव-गांव में। मैं आपसे कहूँ 30-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर के रेडियस में अस्पतालें नहीं हैं। लोगों को 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के और जो है बिना एम्बुलेंस की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, आना पड़ता है। तो अगर ये मान लीजिए स्प्रेड होती है गाँव में, तो क्या परिस्थिति बनेगी, इसका आज ख्याल करके हमको इस समय का उपयोग करना चाहिए। ये पीठ ठोकने में इस समय का उपयोग ना करें, ये कोई स्कोर करने के लिहाज से इसमें जो है इसका उपयोग ना करें, तो अपनी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में इसका उपयोग हो, ताकि जो है कल को कोई अगर कोई क्राइसिस क्रिएट होती है तो उसका मुकाबला हम जो है भगदड़ में ना कर सकें, बल्कि अच्छे से कर सकें। और ये परिस्थिति चूंकि दूसरे देशों में आई है, कई जगह तीसरी और चौथी वेव की भी तैयारियां चल रही हैं, तो ये परिस्थिति कहीं ना कहीं एक ये साइक्लिक है तो आना ही है। तो भले लेट आए, पहले आए, ये अलग मसला हो सकता है। तो उसकी तैयारी हमारी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही व्यवहारिक बात नवनीत जी ने कही है, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जो पूरी तरह से खाली हो चुका है, आर्थिक रूप से जर्जर हो चुका है। उस वर्ग के प्रति हमारी कोई ना कोई नीति, सुस्पष्ट नीति तत्काल आनी चाहिए। ये जो आदेशों की बातें चल रही हैं, इन आदेशों में कई बहुत अव्यावहारिकताएं हैं और जिसके कारण समाज में असंतोष और विग्रह की स्थिति खड़ी होती है। और वो स्थिति
स्थिति सुधरनी चाहिए। उसके लिए कोई आज अपने पास समय है तो इस पर बैठकर व्यवहारिक चिंतन मंथन होना चाहिए। और ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों का राजनीतिकरण हो रहा है, वो राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। इसमें समाज के ठीक लोगों को, बहुत सारे रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, उन्हें भी शामिल करनी चाहिए क्राइसिस मैनेजमेंट में। बहुत सारे हमारे रिटायर्ड IAS हैं, उनको शामिल करना चाहिए इसमें। जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनको जो रिटायर्ड हैं लेकिन वो आपको सही मशवरा दे सकते हैं, उन्हें क्राइसिस मैनेजमेंट से रखना चाहिए। उसकी जगह ये जन अधिकार परिषद और RSS और BJP के लोगों को भरने से फायदा क्या होने वाला? ये क्या समझते हैं क्राइसिस के बारे में? इन वैज्ञानिकों की मदद लेना चाहिए। हर शहर में 2-5-10 रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, हर शहर में 2-5 रिटायर्ड IAS हैं, हर शहर में जो है साइंटिस्ट हैं। इनकी जैसे इनको जोड़ना चाहिए उससे, ताकि समाज में कॉन्फिडेंस का वातावरण बने और सही चीज जो है पहुंचे। और ये जो राजनीतिक चल रही है ये बंद होनी चाहिए। नवनीत शुक्ला जी, एक छोटा सा पॉइंट है, अभी आपने उदाहरण दिए इंदौर के 3-4, कल भी डिबेट में ये मुद्दा उठाया था क्योंकि खबरें दिखाते समय बड़ी तकलीफ हुई थी कि एक तरफ जो है उपज जो है या दूध जो है सड़क के ऊपर फेंक रहे हैं और उससे 20-30 किलोमीटर शहर के भीतर लोग बाग 25-25 रुपये 30-30 रुपये पाव में वो चीज़ें खरीद रहे हैं सब्जियों की, और अनाज की कमी तो आपने खुद बता दी। क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं है? ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो रोजगार की तलाश में हैं लेकिन फिर भी 500-600 रुपये का सामान घर में 10 रुपये देकर नहीं पहुंचाया जा सकता। इसकी व्यवस्था हम दूसरी वेव तक में बना नहीं पाए कई जगह। क्या ये अव्यवस्थाएं नहीं है? क्या इन पर भी अब काम नहीं कर लेना चाहिए? देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से 2 सुझाव बहुत ज़रूरी मुझे लगते हैं और मैंने पहले माननीय यहाँ जिला प्रशासन से भी आग्रह किया था कि अगर आप इस पर कुछ ध्यान दें तो बहुत मेहरबानी होगी जी। मेरे 2 आग्रह हैं। एक तो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इस शहर की अगर मैं बात करता हूँ तो करीब 1 लाख से अधिक महिलाएं ऐसी होंगी जो दूसरे के घरों में या कहीं और काम कर रही हैं जाके, और वो बेहद गरीब लोग हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, वो महिला 4 घरों में बर्तन मांजने जाती है। एक घर में भी अगर कोरोना के मरीज के वो टच में आई है तो वो 4 घरों को बीमार कर रही है। हम सक्षम लोग हैं, हम तो टीका लगवा ही लेंगे, पर सबसे पहले शासन स्तर पर यह नीति तय हो कि जितने भी गरीब लोग हैं सबसे पहले उनके फ्री टीके की व्यवस्था की जाए, उनके क्षेत्रों में वैक्सीनेशन करा दिया जाए। तो एक परिवार को भी अगर आप एक महिला को टीका लगा के छोड़ते हैं जो बाजार में काम कर रही है इधर, तो वो 5 परिवारों को बचाने का काम करती है। मतलब 10 लाख की आबादी, 6 लाख की आबादी को वो बचा देते हैं। दूसरा, मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया था कि बहुत हालत ख़राब है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा और लोग घरों में बंद हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप विधानसभा स्तर पर, यहाँ पे बहुत तैयारियाँ, लोग देखिए मालवा में तो वैसे भी लोग खाना खिलाते हैं, पर अगर आप विधानसभा स्तर पर इस प्रकार के शाप शासन खुद खुलवा दें, वैसे भी पहले खुली हुई थी वो बंद हो गई, कि 5 रुपये या 10 रुपये में किसी को भी एक बेहतर खाना पैकेट बना के दे दिया जाए तो अपना 10 रुपये लेके खाना ले जाए। उससे बेहतर ये होगा कि जिन लोगों के पास 30-40 रुपये दे के खा सकते हैं वो कम से कम खाना वहाँ शुरू कर लेंगे ना। अभी तो खाने की व्यवस्था नहीं हो रही, यहाँ तो खाने के लाले पड़ रहे हैं सबसे ज़्यादा। चलिए, अब एक वैक्सीनेशन के ऊपर मैं फोकस करूंगा, आप सभी से तेज करने को लेकर एक उपाय पर बात करूंगा। केदारनाथ गुप्ता जी, जिस तरह से केंद्र सरकार के बार बार निर्देश रहे हैं, जिस तरह लॉकडाउन रहे या ना रहे, लगाया जाए हटाया जाए, इसको लेकर एक डिबेट रही है, इन सब का सार ये निकलता है कि जितनी जल्दी आप वैक्सीनेशन प्रोसेस को चलाएंगे उतना बेहतर होगा। क्या ऐसे में बहुत ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को छोड़कर हर सरकार का, केंद्र का भी, राज्य का भी और अपने स्तर पर सामाजिक लोगों का भी एक फोकस रहे कि टीके शीघ्रता से मंगवाएं और तुरंत उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लगवाएं? निश्चित रूप से अगर हम ये कहें कि कोरोना के ऊपर हम जीत हासिल कर रहे हैं तो उसी दिन संभव है जब हमारे यहाँ कम से कम 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाए। विदेशों में जहाँ पर 60% से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, हम देखते हैं कि वहां पर काफी लोग सुरक्षित है। और अमेरिका में तो ऐसी जगहों में जिन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लगा लिए हैं उन्हें मास्क भी फ्री कर दिया है। तो मैं समझता हूँ एक आशा की किरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है, उसमें हम दिसंबर तक भारत देश में लगभग 150 करोड़ 150 करोड़ वैक्सीन के डोज का उत्पादन हो चुका होगा। इसमें अगर हम बाइफरकेट करें तो जैसे स्पुतनिक वैक्सीन है तो 7 कंपनियां बना रही है, कोवैक्सीन 5 कंपनियों को और बनाने कहा गया है। सीरम इंस्टीट्यूट जो अभी हर महीने 6 करोड़ वैक्सीन के डोज बना रहा है, वो सितंबर से 11 करोड़ डोज बनाने लगेगा।
भारत बायोटेक जो 1.7 करोड़ अभी बना रहा है पर मंथ, जुलाई से वो 7.5 करोड़ बनाने लगेगा। और उनका सबका मिला के हम वैक्सीनेशन के डोज का बात करें तो जून से लगभग 10 करोड़ वैक्सीन के डोज बनेंगे, जुलाई में 17 करोड़, अगस्त में 19 करोड़, सितंबर में 40 करोड़ और दिसंबर में 50 करोड़। तो इस हिसाब से हम दिसंबर तक देखते हैं तो लगभग हमारे पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाए इतने डोज हमारे पास तैयार होंगे। तो केंद्र सरकार ने अपने तरफ से इतनी बड़ी पहल और इतनी बड़ी कोशिश शुरू की है। वैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो जहां पर पहले देश में हमारे यहाँ 5,700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था और ऑक्सीजन का शॉर्टेज हुआ, तो ये बात रेखांकित करने की है कि मात्र 10 दिन में 9,446 टन मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो गया और रेलवे ने इसका ट्रांसपोर्टेशन किया। हम निगेटिव बात करते हैं, ठीक है, करना चाहिए, विपक्ष का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है कि वो बात को रखें, पर अगर कोई घटना बहुत अच्छी हुई है तो उसे भी ध्यान में लाना चाहिए। रेलवे ने एक बड़ा काम किया और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन किया, हवाई मार्गों से ऑक्सीजन के प्लांट्स आए, ऑक्सीजन को हवाई मार्ग से यहाँ लाया गया और अन्य प्रदेशों में भेजा गया। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। साथ में जो शुक्ला जी चिंता कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से वो बड़ी चिंता है, भोजन की चिंता। केंद्र सरकार ने 2 महीने का अनाज जनता को मुफ्त में दिया है और जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उन्हें 2 महीने का मुफ्त राशन केंद्र सरकार माननीय मोदी जी द्वारा दिया जा रहा है। तो मैं ऐसे समझता हूं कि ये स्वास्थ्य का विषय अगर हम संघीय व्यवस्था में बांटकर देखते हैं तो स्वास्थ्य कानून व्यवस्था का विषय प्रदेश का सरकार का होता है। मैं इसमें राजनीति करना नहीं चाहता, परंतु केंद्र सरकार ने जितने एफर्ट्स लिए हैं उसके साथ साथ अगर यहाँ पर बेड्स की संख्या बढ़ी है तो उसे मेंटेन करना चाहिए। ये भी कटु सत्य है, बिना किसी पॉलिटिक्स के अगर आप देखें तो ये भी कटु सत्य है गुप्ता जी कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई वो बहुत आपात स्थिति में और आपदा का सही आकलन न कर पाने की वजह से करनी पड़ी और ये आनन फानन में करने के बावजूद कई जगह इतनी समस्या थी कि लोगों को अपने लोगों को खोना पड़ा। चलिए उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, मुझे 5 सेकंड दीजिए। देखिए 17 मार्च का माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान आप YouTube में सुन लीजिए। उन्होंने पूरे देश को आगाह किया था कि सेकंड वेव आ सकती है और इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा। पर जो हमने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, जो हमने ध्यान नहीं दिया, सब केदार जी अगर ऐसे दावों पर अगर हम आते हैं तो ये तो जनवरी में दावा राहुल गांधी ने भी कर दिया था, उन्होंने भी बता दिया था जनवरी फरवरी में कि आप कितना तैयार हैं। उस पर हम नहीं जाते हैं, हम उन जमीनी व्यवस्थाओं के ऊपर आते हैं। उन्होंने भी कहा था कि राज्यों को तैयार रहना चाहिए, केंद्र को जश्न नहीं मनाना चाहिए, मार्च के पहले उन्होंने भी कहा था। चलिए छोड़ देते हैं इसको। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी वैक्सीनेशन पर आते हैं। वैक्सीनेशन जब तक रफ्तार न पकड़ेगा तब तक चीजें सुधरेंगी नहीं। अभी एक डेटा दे रहे थे गुप्ता जी भी आपको और देश के सामने डेटा बार बार रखा गया, क्या लगता है आपको रफ्तार कैसी और कैसी होनी चाहिए? देखिए पुनीत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि देश में अभी 28 लाख वैक्सीन रोज बन रही है जी, और केवल छत्तीसगढ़ करीब 4 से 5 लाख वैक्सीन रोज लगाने की क्षमता रखता है, छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य। मुझे लगता है कि वैक्सीन के उत्पादन पे नीति निर्धारण की ज़रूरत है, जो केंद्र सरकार ने अभी तक कोशिश नहीं शुरू की है। जो 2 भारतीय वैक्सीन यहाँ पर बन रही हैं उसके सब लाइसेंसिंग की ज़रूरत है। ये केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के अलावा बहुत सारे टेक्नोक्रेट कह चुके हैं कि इसके ऊपर इमरजेंसी अधिकारों का उपयोग करते हुए दूसरी फार्मा कंपनियों को रॉयल्टी निर्धारित करने के बाद बहुत बड़े स्तर पर देने की जरूरत है, जो वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं। हमें भारत में ही वैक्सीन बनाने के लिए नीति निर्धारण की जरूरत है और एक बहुत बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर निर्णय लेने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा वर्ग पैसे देकर वैक्सीन खरीदना चाहता है, अपने कर्मचारियों को, अपने परिवार को, अपने सामाजिक दायरे में वैक्सीन खरीदकर लगवाना चाहता है। इस संबंध में विचार करने की जरूरत है। प्राइवेट सेक्टर छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे देश में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 70% स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देता है।
प्राइवेट सेक्टर को शामिल किया जाना चाहिए, उन्हें कीमत पर वैक्सीन देने की जरूरत है। जैसे पहले 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नर्सिंग होम्स और क्लिनिक्स में लगाने की छूट दी गई थी जी। 10 बजे से 5 बजे तक नहीं, आप रात को 10 बजे 11 बजे तक प्राइवेट अस्पतालों को लगाने की इजाजत दीजिए और टीकाकरण अभियान को एक राष्ट्रीय अभियान में बदलने की जरूरत है। वैक्सीन का पुनर्निर्माण करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि यदि इंपोर्ट करने की इजाजत दी जाए, स्पुतनिक की बात आई लेकिन उसका कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है। -20 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत सारे अस्पताल केवल जिनके पास ब्लड बैंक की व्यवस्था है वही कर सकते हैं, ज्यादा लोग नहीं कर सकते। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस वैक्सीन का निर्माण किया गया है जी, भारत में ही उन वैक्सीन को बनाने की इजाजत देनी चाहिए। हम नवंबर, दिसंबर और सितंबर तक रुक पाने की स्थिति में नहीं है। हमारे चिकित्सा शास्त्री कह रहे हैं कि यदि वैक्सीनेशन को रफ्तार नहीं दी गई तो सितंबर में तृतीय लहर आ सकती है। हालांकि अनुमान ही है, लेकिन फिर भी इसे बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में लिया जाना चाहिए। ठीक है। और जब तक टीकाकरण को एक बहुत बड़े अभियान में परिवर्तित नहीं किया जाता तब तक हम रुक नहीं सकते हैं। ये मानना होगा कि देश एक आंतरिक युद्ध का सामना कर रहा है, बहुत बड़ी स्वास्थ्य इमरजेंसी है और जब तक सामाजिक अभियान के साथ टीकाकरण अभियान को गति नहीं कुल मिलाकर आपने जो 3 बड़ी जरूरतें बताई हैं डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक बड़ा कैंपेन ना बनाया जाएगा तब तक कुछ ना होगा। नवनीत शुक्ला साहब ने जो एक शहर की स्थिति बताई, कमोबेश हर शहर की स्थिति उससे बहुत जुदा नहीं है। और अगर मुफ्त में राशन मिल रहा है और फिर भी कई सारे लोग जो कार में अनाज पका हुआ खाना बांटते हैं उनके पास कतारों में खड़े हैं, तो वो जा कहाँ रहा है, किन लोगों तक पहुंच रहा है, चाहे सरकारें किन्हीं की भी हो, एक बार इसका भी रिव्यू जरूर कर लेना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मशीनरियां अलग अलग कामों में लगी हैं, लेकिन जिनके लिए आप सब कर रहे हैं उन तक वो वाकई वो चीज़ पहुंच रही नहीं पहुंच रही, उसको भी देखना चाहिए। हर बार एक तरफ दावे हैं, दूसरी तरफ वो तस्वीरें जिनका जिक्र शुक्ला साहब कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण विषय है, जून कठिन और नियमों के दायरे में बीते, ये केंद्र का भी मानना है और वक्त का तकाजा भी है। देखते हैं व्यवस्थाएं किस तरफ जाती। धन्यवाद, नमस्कार।